क्वेश्चन है कि why is it impractical, why is it impractical to connect an electric bulb and an electric heater in series. हीटर और बल्ब को सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट करना चाहिए? क्योंकि दोनों की करंट रिक्वायरमेंट अलग अलग है और सीरीज में करंट सेम होता है सर्किट के। तो अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो कोई भी एक डिवाइस जो है आसानी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं। तो भैया इसका आंसर, या इसको इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखवा सकते हैं वो, और ठीक है, और वाई हाउसहोल्ड circuits are in parallel. हाउसहोल्ड सर्किट जो होते हैं वो पैरेलल में क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है, वो पैरेलल में क्यों बनाए जाते हैं? या फिर क्वेश्चन, और what are the disadvantages of सीरीज कनेक्शन? सीरीज कनेक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है, सीरीज कनेक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या है? तो भैया इन सब का आंसर एक ही है, ठीक है। तो लिखना दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, दिस इज बिकॉज ऑफ द, ये पहले वाले का आंसर है। बाकी अगर डिसएडवांटेजेस पूछ लिया, कुछ पूछ ले, तो आप दिस इज बिकॉज नहीं लगाएंगे, फिर लिखेंगे डिसएडवांटेजेस। तो दिस इज बिकॉज of the following reasons. This is because of the following reasons. तो reasons क्या है भाई? तो reasons दिए गए हैं, देखो, the current in series connection remains constant. The current in series connection remains constant. सीरीज कनेक्शन में करंट कैसा रहता है? बट आपको पता है थ्रू आउट द सर्किट, लिख दो थ्रू आउट द सर्किट, पर आपको पता है अलग अलग कंपोनेंट की अलग अलग करंट रिक्वायरमेंट है ना। बट द करंट रिक्वायरमेंट of each device is different. हर डिवाइस की करंट रिक्वायरमेंट क्या है? बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। और दूसरा रीजन क्या है कि अगर सीरीज में एक भी कंपोनेंट फेल हो जाता है काम करना, तो पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा, सारे कंपोनेंट काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो इफ वन कंपोनेंट in series, ठीक है, if one component in series fails to operate, अगर वो काम करना बंद कर दें, ठीक है, fails to operate या broken down, या वो broken down हो जाए, मतलब सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। then none of the other component will work, स्पेस बार दबाना और स्क्रॉल भी कर दे। तो अब क्या रहा है कि आप कुछ एग्जांपल्स दे दो, सीरीज कनेक्शन कहाँ करते हैं। तो एक ही एग्जांपल आ जाता है, फेरी लाइट्स, ठीक है, तो जो दिवाली की लड़ी होती है भाई, तो गिव सम एग्जांपल्स, ठीक है, गिव सम एग्जांपल्स वेयर सीरीज कनेक्शन can be seen.
तो फेरी लाइट्स यूज्ड टू डेकोरेट बिल्डिंग, जो बिल्डिंग सजाने के लिए, ठीक है, फेरी लाइट्स यूज करते हैं। किस टाइम पे? फेस्टिवल के टाइम पे, या फिर पापा की परियों की जब शादी होती है, एक्सेट्रा आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन भी आ सकता है या जनरल नेक्स्ट टॉपिक है कि एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। मतलब हम लोग घर में पैरेलल कनेक्शन क्यों करते हैं, क्या एडवांटेजेस है? तो सीरीज के जो डिसएडवांटेजेस होते हैं ना, उसका उल्टा यहाँ पे इनके एडवांटेजेस हो जाते हैं। तो जैसे कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है ना पैरेलल में, आपको पता है सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है, बताया था ना। यानी पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही नॉमिनल, ना के बराबर होता है, ठीक है। पैरेलल में जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो ना के बराबर होता है। ये किधर गई? अच्छा इधर बैठी है, द टोटल रेजिस्टेंस in parallel circuit gets decreased, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? The total resistance in parallel circuit get decreased. This is helpful particularly when each gadget has different resistance and required different current to operate properly. Different properly. अलग अलग गैजेट को काम करने के लिए अलग अलग करंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा दूसरा एडवांटेज क्या है? तो पैरेलल सर्किट में करंट आपको पता है ना डिवाइड हो जाता है, ठीक है। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज डिवाइड नहीं होती, वोल्टेज तो 220 है। किसी भी सॉकेट में उंगली डालो, कितने वोल्ट का झटका लगेगा? 220। पर करंट डिफरेंट होगा, पतली वाली में डालोगे तो 5 एम्पियर का, और मोटे वाले में डालोगे तो 16 एम्पियर का, ठीक है, 15-16। तो देखो, a parallel circuit divides the current through the electrical gadgets. पैरेलल सर्किट क्या करता है? इलेक्ट्रिकल गैजेट से करंट को डिवाइड कर देता है। अब डिसएडवांटेजेस पूछ ले आपसे पैरेलल के। डिसएडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। तो डिसएडवांटेजेस पता है पैरेलल कनेक्शन के क्या क्या है? सबसे पहले बहुत ज्यादा क्या चाहिए होता है? वायरिंग। बताया था ना, बाथरूम में अगर कोई प्लग कनेक्ट है तो उसका तार सीधे एमसीबी से कनेक्ट करना पड़ेगा आगे। मतलब वायरिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, सर्किट बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, तो सर्किट गेट्स हीटेड इजीली। और दूसरी चीज ये है कि a lot of wiring is needed for doing parallel connection. पैरेलल कनेक्शन करने के लिए बहुत सारी आपको वायरिंग की जरूरत पड़ेगी।
Just the equivalent resistance when the following are connected in parallel. ठीक है, when the following are connected in parallel. कह रहा है कि क्या किया है, सुनो, 1 ohm और 10 की पावर 6 ओम को 10 की पावर 6 ओम को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो ये बताओ कि रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा. ठीक है, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है. ये मान लो आपका R1 है और ये आपका R2 है. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको अपन R से डिनोट करेंगे. किससे डिनोट करेंगे बेटा? R से. व्हेन R1 and R2 are connected in parallel. किसमें कनेक्ट कर दें इनको? पैरेलल में कनेक्ट कर दें. तो देखो भाई 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/R1 R2. ठीक है, तो 1/R1 तो आपका 1 रहेगा और ये 1/10 की पावर 6. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो तो 10 की पावर 6 ऊपर चला जाएगा प्लस 1 अपॉन में 10 की पावर 6. ये क्या लिया हमने? एलसीएम लेके किया हुआ. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेटा अब 1/R आया ना, ये R की वैल्यू क्या आएगी? इसको उल्टा कर दो तो R की वैल्यू आएगी 10 की पावर 6 अपॉन में 10 की पावर 6 प्लस 1. नहीं, ऐसे कैसे 11 हो जाएगा ओम. ठीक है, 10 मल्टीप्लाई होता तब 11 होता, अदरवाइज 11 नहीं होगा. ऐसे ही इसने क्या किया है, देखो, और देखो बेटा इधर सुनो, अगले में बोला 3 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 और R3. इन तीनों को क्या किया? R1, R2 और R3 तीनों को क्या किया भाई? 1 ओम, फिर 1 ओम के बाद 10 की पावर 3 ओम और 10 की पावर 6 ओम, 10 की पावर 6 ओम. इन तीनों को भी पैरेलल में कनेक्ट किया है. तो हमने लिख दिया कि लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी आरपी. कितना ले लिया? आरपी. तो 1 अपॉन आरपी कितना आएगा बेटा? 1/R1, 1/R2, 1/R3. बस समझो, यहाँ पे कैलकुलेशन समझनी है आपको. तो 1/RP इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/1, 1/10 की पावर 3, 1/10 की पावर 6. बता देते हैं एलसीएम. हाँ, 10 की पावर 6 होगा. तो 1/RP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 की पावर 3, 10 की पावर 6 और 1 का एलसीएम 10 की पावर 6 आता है. तो इसको तो ऊपर नीचे 10 की पावर 6 से, अब यहाँ पे ऊपर नीचे 10 की पावर 3 से, और ये 1 ही रहेगा अपॉन में 10 की पावर 6. ठीक है, अब हाँ वो 3 है, ये 1 है. तो आरपी कितना आ जाएगा? देखो 10 की पावर 6 अपॉन में 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 1 ओम. ठीक है, 1 ओम. बात समझ में आ गई? तो ये आपके दो अलग अलग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है. अगर आप 1 ओम और 10 की पावर 6 को कनेक्ट करते हो तो आपको ये मिलता है, और 3 रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया तो फिर आपको टोटल रेजिस्टेंस ये मिलेगा. कोई दिक्कत? सॉल्व कर दो. अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए. कह रहा है कि इलेक्ट्रिक लैंप है 100 ओम की, एक टोस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, और एक वाटर फिल्टर है जिसका रेजिस्टेंस 500 ओम है. तो R1 दिया है आपको 100 ओम, R2 दिया आपको 50 ओम और R3 दिया है 500 ओम. कह रहा है इनको पैरेलल में कनेक्ट किया है. इसमें कनेक्ट किया है पैरेलल में टू अ 220 वोल्ट सोर्स. वोल्टेज कितनी दे रहे हो? टोटल वोल्टेज कितनी दे रहे हो? 220. तो सबको 220 220 220 ही मिलेगी क्योंकि पैरेलल में सबको वोल्टेज सेम मिलती है.
और कितनी होती है सप्लाइड वोल्टेज के बराबर। बात समझ में आ गई? तो देखो अब आपसे क्या कहता है कि एक इसके बाद इसी सर्किट में एक R4 नाम का इलेक्ट्रिक आयरन, एक चौथा रेजिस्टेंस और कनेक्ट किया गया जो कि एक इलेक्ट्रिक आयरन था। वो उतना ही करंट ले रहा था जितना कि ये तीनों मिलकर ले रहे थे। वो उतना ही करंट ले रहा था जितना ये तीनों मिलकर ले रहे थे। मतलब जितना इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस होगा उतना ही रेजिस्टेंस किसका होगा? आयरन का। तभी आयरन उतना ही करंट ले रही है जितना ये तीनों मिलाकर ले रहे हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि हमें आयरन का क्या करना है, पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि आयरन के बराबर होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका सर्किट था। देखो बेटा, देखो कुछ इस तरीके से था आपका ये इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट मान लो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट था भाई। ठीक है, आयरन कितना करंट लेगी? ठीक है, देखो भाई डायग्राम बनाना इसमें खैर जरूरी नहीं है, बना दोगे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। R1 आपका दिया हुआ है 100 ओम, R2 दिया है आपका 50 ओम, R3 दिया है 500 ओम और R4 इन तीनों के रेजिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, इन तीनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर है और सप्लाइड वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट। तो लिखना कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of R1, R2, R3, ठीक है, लेट द कर दो B, उसको हमने कितना मान लिया? R मान लिया। ठीक है, व्हेन कनेक्टेड इन, किसमें कनेक्ट कर रखे हैं? पैरेलल में। व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो बेटा पैरेलल में जब कनेक्ट होते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा आता है? सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस। तो 1/R इक्वल टू क्या आएगा? 1/R1, 1/R2 और 1/R3। तो 1/100, 1/50 और 1/500। तीनों का एलसीएम 500 आएगा, तो इसको 5 से करना पड़ता है, इसको 10 से और उसको 1 से। ठीक है, डिवाइडेड बाई 500, तो 1/R आ गया। ठीक है, 1/R। तो ये 16/500 आ गया 1/R। तो दिस इंप्लाइज दैट R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 500/16। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 31.25 ओम। तो द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना है? 31.25 ओम। कितना रेजिस्टेंस है? ठीक है, 31.25 ओम। ये किसका रेजिस्टेंस है? इलेक्ट्रिक आयरन का। तो कह रहा है कि व्हाट इज द करंट थ्रू इट, इस आयरन के थ्रू करंट कितना है, और किसी कंपोनेंट के थ्रू नहीं पूछ रहा है, इस आयरन के थ्रू कितना करंट है वो आपसे पूछ रहा है। अच्छा, तो एक बात बताओ, आपका R इक्वल टू R4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस मिलाकर आयरन के रेजिस्टेंस के बराबर था। तो देखो इसको अपन ने R4 मान लिया। अब आपसे पूछ रहे करंट थ्रू इलेक्ट्रिक आयरन, यानी वो आपसे I4 पूछ रहा है, जो कि क्या आएगा? B अपॉन में R4। वोल्टेज कितनी है? 220। वोल्टेज कितनी है? 220 अपॉन में 31.25। अच्छा, 31.25 को आप पता फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 500/16 था ना, 16 ऊपर चला जाएगा, 220 × 16/500। भाई साहब से भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, और अगर हम 220 × 16 को 50 से डिवाइड कर देते हैं, 220 16 डिवाइडेड बाई 50, तो यू विल गेट 7.04। अच्छा हाँ, 220 नहीं है, ठीक है, 7.04
0.04 एम्पियर। तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिक आयरन है कितनी रेटिंग पे ऑपरेट करती है? 7.04 एम्पियर। तो करंट थ्रू इलेक्ट्रिक आयरन इज कितना? इलेक्ट्रिक आयरन के थ्रू करंट 7.04 एम्पियर। इतना करंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टेड देम इन सीरीज। कह रहा पैरेलल में कनेक्ट करने के क्या एडवांटेजेस है? पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, टोटल वोल्टेज कम हो जाएगी। अगर एक भी सर्किट में कंपोनेंट काम करना बंद कर देता तो दूसरा ऑपरेट करता रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन 3 का आंसर, ठीक है, क्वेश्चन 3 का आंसर क्या है? एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। ये मैंने अभी आपको दिखाया भी था। ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन में पहले जो दो एडवांटेजेस लिखे थे वो पहले दो तो एज इट इज लिखने हैं। तीसरे में आपको क्या करना है? तीसरा मैं लिखा देता हूँ कि if one component fails then other will operate properly. ठीक है, without getting affected. पैरेलल में यही फायदा, अगर कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो भी आपके घर के सारे इक्विपमेंट चलते रहते हैं, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। सीरीज में भैया अगर एक भी खराब हो गया तो पूरे घर की बत्ती गुल हो जाएगी। तो if one component fails then other will operate properly without getting affected. और 1 और नंबर 2 में क्या डालना है? जो पहले मैंने एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन लिखा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा स्क्रॉल करो, पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, स्पेस बार दबाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस है। देखिए आपके पास यू हैव 3 रेजिस्टेंस। कह रहा है R1 है जिसकी रेटिंग है 2 एम्पियर, नहीं 2 ओम, और R2 है जिसकी रेटिंग है भाई 3 ओम, और एक R3 है जिसकी 6 ओम है। कह रहा है इन तीनों रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करें कि जो टोटल रेजिस्टेंस है एक बार 4 ओम बताया है और एक बार बताया है 1 ओम। देखो जब मेरे पास दो ऑप्शन दिए हैं कि पहले कह रहा है आपसे 4 ओम आना चाहिए टोटल रेजिस्टेंस, और दूसरे केस में आपसे क्या कह रहा है? वो तो देखो आपसे क्या कह रहा है, सुनो। कि कह रहा है कि पहले केस में जो टोटल रेजिस्टेंस आना चाहिए, वो कितना आना चाहिए? 4 ओम का मतलब समझ रहे हो? ना तो ये 4 ओम इन तीनों से छोटा है और ना ही तीनों से बड़ा है। मतलब ना तो आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो, ना ही आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो। तो फिर बचता क्या है? तो इसमें ये सर्किट बहुत गौर से समझना, हिट एंड ट्रायल से होता है। हिट एंड ट्रायल से क्या होता है कि अपन को क्या करना पड़ेगा? कोई भी दो रेजिस्टेंस, अपनी मर्जी से कोई भी दो नहीं, आपको इसमें दो रेजिस्टेंस जो है हिट एंड ट्रायल करके रखना पड़ेगा कि एक दो को पैरेलल में और एक को सीरीज में रख के देखना पड़ेगा। तो एक बार आप 2 और 3 को पैरेलल में रख के देख लेना और 6 को सीरीज में कर देना। तो देखो आप 2 और 3 का जो भी है 6 वैसे ही बड़ा हो गया तो हो नहीं सकता है ना। सीरीज में 6 रखते ही प्लस करना पड़ेगा, 6 तो वैसे ही बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी 6 सीरीज में नहीं आ सकता। फिर 2 और 3 पैरेलल में नहीं आ सकते कॉम्बिनेशन। फिर 3 और 6 को क्या करना? 3 और 6 को पैरेलल में रखना और 2 को उसके सीरीज में रख देना। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? देखो मैंने ये कहा कि अगर आप 2 और 3 को पैरेलल में रख के 6 को सीरीज में रखते हो तो 2 और 3 का मान लो जो भी आए, आई थिंक 5/6 आएगा। कितना आएगा? 5/6, 6/5 आएगा, 6/5 उसमें प्लस 6, क्योंकि सीरीज में फिर टोटल रेजिस्टेंस प्लस करना पड़ता है ना। तो 6/5 को आप 6 से प्लस करोगे, वैसे ही आपका 4 से बड़ा हो जाएगा। तो 2 और 3 पैरेलल में नहीं है। फिर हमने क्या किया? 3 और 6 को पैरेलल में रखा और 2 को क्या कर दिया? सीरीज में। चेक करके देख रहे हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, गौर से देखो क्या कर रहा हूँ बेटा, कि मैंने क्या किया है बच्चों कि यहाँ पे ना आपका जो 2 ओम का था
और आपका ये वाला जो 3 ओम का था, ठीक है, R2 इक्वल टू 3 ओम और R3 इक्वल टू 6 ओम। इन दोनों को तो एक दूसरे के पैरेलल में रख दिया और जो बच रहा था 2 उसको किस में रख दिया, सीरीज में। फिर मैंने चेक किया तो देखो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 एंड R3, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3, R2 और R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने मान लिया कि RP है। कितना है, RP। तो देखो भाई RP कैसे आएगा आपका बेटा, और से देखो RP, क्योंकि देखो R2 और R3 सीरीज में है तो आप लिख सकते हो कि 1 अपॉन RP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R3। तो भैया ये 1 बाई 3 हो जाएगा और ये 1 बाई 6 हो जाएगा। अगर आप एलसीएम लेते हैं 3 और 6 का, ठीक है, 6 आएगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, और इसको किसी से करना ही नहीं पड़ेगा। और ये 6 तो देखो भाई 1 अपॉन RP क्या आया था, 3/6। 1 अपॉन RP कितना है, 3/6। दिस इंप्लाइज दैट RP कितना आ जाएगा, RP कितना आ जाएगा आपका 6/3। यानी उन दोनों का जो पैरेलल में कनेक्ट है टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 2 ओम। अब अगर डायग्राम को हम दोबारा देखें, डायग्राम को दोबारा देखें तो आप देख रहे हो इन दोनों के R2 और R3 के सीरीज में कौन कनेक्ट किया गया है, R1। कौन कनेक्ट किया है, R1। और R2 और R3 को मिला के कितना हो गया था, 2 और 2 और है सीरीज में, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो क्या किया यहाँ पे भाई कि ऑल्सो RP and R1 are in series, so their equivalent resistance, इन दोनों का equivalent resistance जो है ना, इन दोनों का, so their equivalent resistance यानी R is equal to क्या हो जाएगा, RP plus R1। तो भैया 2 + 2 equal to 4 ओम। तो आपको करना क्या है, ठीक है, we need to connect की डायग्राम बना के जरूर आना इस क्वेश्चन में। we need to connect, हमें क्या करना पड़ेगा, we need to connect R2 that is जिसकी 3 ओम थी and R3 जिसकी 6 ओम थी in parallel with each other and R1 equal to जिसकी 2 ओम थी in series, ठीक है, उसको किस में कनेक्ट करना पड़ेगा, सीरीज में, एज पर द डायग्राम, जैसे मैंने डायग्राम में आपको कनेक्ट करके दिया। डायग्राम और कुछ बस अब देखो बेटा क्या करना है, ये तो 4 ओम की बात थी। अब कह रहा है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना 1 ओम है, R1 R2 R3 को किस तरीके से कनेक्ट करो कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1 ओम। तो 1 ओम देख रहे हो आप, इन तीनों से छोटा है। जब तीनों से छोटा हो, जितने भी रेजिस्टेंस है उन सबसे छोटा हो, मतलब पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। मतलब हमें यहाँ क्या करना है कि भाई हमें यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस कुछ इस हिसाब से कनेक्ट करने हैं। एक ये रहा आपका, एक ये रहा, और उसके बाद तो देखो भाई आपके R1 R2 और R3 किसमें कनेक्ट होंगे, ये तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्ट होंगे। किसमें कनेक्ट होंगे भाई, ये तीनों के तीनों पैरेलल में। तो लो भाई पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं इनको। ये रहा आपका, दिख रहा है सबको, ठीक है। तो ये आपका R1 है, ये आपका R2 और ये आपका R3 है। 2 ओम था, 3 ओम था और 6 ओम था। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश when connected in किसमें, पैरेलल। जब इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 1 अपॉन R डैश। 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू क्या, 1/R1 1/R2 1/R3, ठीक है। तो देखो भाई 1/2 1/3 1/6 2 3 6 सब में 6 आता है, सबके टेबल में 6 आता है। तो एलसीएम कितना हो गया,
6। तो भैया दिस इम्प्लाइज दैट 1/r r डैश डैश है r डैश, ठीक है। 1/r डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 2 1 अपॉन में 6 यानी 6/6। तो दिस इम्प्लाइज दैट r डैश इज इक्वल टू 1 ओम। तो 1 ओम रेजिस्टेंस लेने के लिए आपको तीनों रेजिस्टेंस किसमें कनेक्ट करने पड़ेंगे, पैरेलल में, तीनों के तीनों। देखो R1 दिया है 4 ओम, R1 कितना दिया है, ये 8 ओम और ये और इसके बाद क्या करना है हमें, कह रहा है हाईएस्ट चाहिए इन चारों से मिलाकर और लोएस्ट चाहिए। फॉर हाईएस्ट रेजिस्टेंस, फॉर नहीं हाईएस्ट रेजिस्टेंस, हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, R1 R2 R3, अरे नहीं भाई, R1 R2 R3 एंड R4 मस्ट बी कनेक्टेड इन, किसमें कनेक्ट करने पड़ेंगे हाईएस्ट के लिए, इन सीरीज। अब मैंने मान लिया कि लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बेटा क्या ले लिया अपन ने, RS। तो हमारा RS कैसे आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। तो R1 आपका कितना आएगा भाई, R1 आ जाएगा आपका 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, 4 36 आ जाएगा, जहाँ 36 नहीं ज्यादा आएगा, 12 12 48 48 ओम, कितना आ जाएगा 48 ओम। और कह रहा है लोवेस्ट रेजिस्टेंस, फॉर लोवेस्ट रेजिस्टेंस। अब सबसे कम रेजिस्टेंस चाहिए, तो सबसे कम तो एक ही तरीका, सबको पैरेलल में कनेक्ट करो, यानी R1, R2, R3 एंड R4 must be connected in parallel। इस केस में अपन ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लिया, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी RP। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना ले रखा है, RP। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया जाता है सबका, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3 और 1/R4, 1/4 1/8 1/12 और 1/24। तो अगर हम देखें 4 के टेबल में भी 24, 8 के में भी 24, 12 के भी 24, 24 के में भी 24 आता है, एलसीएम इज 24, ठीक है भाई। इसको 6 से करना पड़ता है, इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 1 से, अपॉन में टोटल 24 ओम। 6 3 9 और 3 12, तो 1/RP कितना आ जाएगा भाई, 12/24, काट के 1/2, तो 1/RP तो 1/2 है। दिस इम्प्लाइज दैट RP इज इक्वल टू 2 ओम। अगर हम देखें 2 ओम सबसे छोटा है, तो अगर लोएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो सबको पैरेलल में कनेक्ट करो, एंड द लोएस्ट रेजिस्टेंस विल बी 2 ओम, ठीक है। लोएस्ट रेजिस्टेंस कितना होगा 2 ओम एंड हाईएस्ट इज 48, सबसे बड़ा है करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उससे पहले अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक करंट के कितने इफेक्ट होते हैं, तो यू मस्ट बी फैमिलियर, कई लोगों को पता होगा, जिन्होंने सुना है वो तो छोड़ दें 3-4। उसके अलावा मैं पूछूं कि इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कितने टाइप के इफेक्ट्स होते हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला क्या है, हीटिंग इफेक्ट। पहला क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला तो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट। दूसरा कौन सा है, मैग्नेटिक इफेक्ट।
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक लड़की को बोल रहा हूं मैं ये चीज, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तीसरा है बेटा केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करूं हीटिंग इफेक्ट की, तो आपके इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक गीजर, टोस्टर एक्सेट्रा, सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिक होने चाहिए। मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिक बेल, स्पीकर, और इसकी बात करें तो इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पर एज ऑफ नाउ जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अगले चैप्टर में आपको मैग्नेटिक इफेक्ट का पढ़ाया जाएगा, जो कि फिजिक्स का सेकंड चैप्टर रहेगा, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो अगर मैं हीटिंग इफेक्ट की बात करूं तो आपने देखा होगा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपके घर में, चाहे आपका फोन हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे आपका लैपटॉप, चाहे आपकी टीवी, चाहे आपका प्रेस, चाहे आपका पंखा, चाहे आपके बल्ब, इनको कुछ देर चलने दो। चलने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद आपको महसूस होता है कि ये गर्म हो रहे हैं, है ना। और जितनी ज्यादा देर चलते हैं उतने ज्यादा गर्म होते हैं, देखा होगा सबने। प्रेस को स्विच में लगाओ, ऑन करो और बंद कर दो, हल्की सी गर्म होगी, बस फिर ठंडी हो जाएगी। उसी प्रेस को भाई 5 मिनट स्विच में लगा के गर्म कर दो और फिर छू के देखो, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। वो भी ऐसे करके इधर से छूना है, इधर चमड़ी वाली साइड से छूना है, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। समझ में आ गई बात। ऐसे ही पंखे को 5-6 घंटा चला दो फुल स्पीड पर, उसके बाद छू के देखो, अच्छा खासा गर्म हो जाएगा। वो पीला वाला बल्ब आता था, टंगस्टन वाला बल्ब, उसको 5-6 घंटे जलाओ और फिर नंगे हाथों से जो है उसको होल्डर से निकाल के 1 मिनट घूम लो, चक्कर काट लो आप संसार के, अपने घर के, तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है। तो अच्छा खासा गर्म हो जाता है। जो डिवाइस जितनी देर तक, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जितनी देर तक ऑपरेट होता है उतना ही ज्यादा गर्म होता है। फील किया है कि नहीं किया है? किया ना, जितनी ज्यादा देर चलाओगे उतना ज्यादा गर्म होगा, देखा होगा आपने, ठीक है, अच्छी बात है। तो आपको पता है कि एक बैटरी या जो सेल है, बैटरी या सेल जो है वो आपका क्या है, इट्स इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ, इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी, या इलेक्ट्रिक करंट का एक सोर्स है। इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का एक सोर्स है। अगर भैया आपके पास बैटरी ना हो, सेल ना हो और ये कुछ भी ना हो, तो क्या आप पंखा वंखा चला लोगे? नहीं चला पाओगे ना। अच्छा, तो द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस between its two terminals that sets the electron in motion to flow the current through a resistor or system of resistors connected to the battery। कह रहा है कि क्या होता है, इन सेल या बैटरीज के अंदर केमिकल स्टोर होता है, उन केमिकल में केमिकल रिएक्शन होता है। उस केमिकल रिएक्शंस की वजह से, आपको पता है केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? तो अगर आपको खूब अच्छे से पता हुआ, आपने केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर इन क्लास 9th पढ़ा होगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, डाल्टन ने ये कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट थिंग दैट एग्जिस्ट, ठीक है, इन द नेचर, एंड दिस टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम्स वो क्वांटिटी है जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं। उसके बाद क्या आया, फिर नील बोर ने और दूसरे साइंटिस्ट ने मिलकर जो है आपका इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर किया था, जे थॉमसन और जेम्स कैडविक वगैरह ने। जे थॉमसन ने आपका इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया। फिर आपको एक नई थ्योरी मिली कि इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी भी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या कह रहा हूँ, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल है या इलेक्ट्रिक बैटरी है, उसके अंदर क्या होता है? केमिकल होता है। वो केमिकल में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। और केमिकल रिएक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। और जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं तो अपन उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। एक बार जब इन बैटरी के अंदर का जब वो खत्म हो जाता है केमिकल, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करना बंद कर देते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो नहीं पाता। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? एक नई बैटरी जो है मार्केट से खरीद के लानी पड़ती है। दैट मींस यू नीड टू रिप्लेस द बैटरी। यही होता है ना, ठीक है। कुछ बैटरी का चार्जर भी आता है सेल का।
तो अब बात ये आती है कि भैया ये खत्म कैसे हो गई, ये इनके अंदर का जो एनर्जी था, केमिकल था, वो खत्म कैसे हो गया, है ना, इनके अंदर का चार्ज वगैरह खत्म कैसे हो गया, और ये गया कहाँ। तो होता क्या है कि आप घर में भी जो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हो, आप अपने घरों में भी जो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हो, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट, ऑलमोस्ट 90 to 95% पार्ट जो है उस करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का, उस एनर्जी का, वो यूज हो जाता है यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे आप इस बल्ब को क्या कर रहे हो, करंट दे रहे हो, और ये बल्ब क्या कर रहा है, उसके बदले में आपको लाइट एनर्जी दे रहा है। तो जितना भी करंट दे रहे हो उसको, उसका 90 to 95% करंट तो इस बल्ब को जलाने में खर्च होता है, और 5 से लेकर 10% जो है एनर्जी वेस्ट होती है हीट की फॉर्म में, इसीलिए बल्ब क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। पंखा है, पंखा चला रहे हो तो 90 to 95% जो है बिजली जो आप इसको दे रहे हो, वो इसको घुमाने में लग रही है, वो इसके प्लेट्स को घुमाने में लग रही है, लेकिन स्टिल 5 to 10% बिजली जो है वो क्या करती है, वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसी वजह से पंखा गर्म हो जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर है ना ये चीज? इसीलिए आपको हीट महसूस होती है, और इसी इफेक्ट को अपन क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपने अपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा कि क्या बोलते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फैन का ही बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फैन का अगर आपने एग्जांपल देखा होगा तो आपने देखा है कि थोड़ी देर चलने के बाद पंखा जो है धीरे धीरे गर्म होने लगता है। ठीक है, ये एक लाइव एग्जांपल है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। पर इससे भी ज्यादा अच्छे एग्जांपल्स आपके इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर गीजर वगैरह हैं। ठीक है, तो आपके सर्किट बेसिकली आपके सिलेबस में तो खैर 2 तरीके के बताए गए हैं, वैसे 3 तरीके के होते हैं। एक होता है कंडक्टिव, एक होता है इंडक्टिव, और तीसरा होता है रेजिस्टिव। कंडक्टिव जिसमें 90 to 95% जो आप इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हो, वो उस चीज को, उस एनर्जी को किसी यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अगर कंडक्टिव सर्किट है तो जितनी भी आप बिजली दे रहे हो उसका 90 से 95% जो है वो किसमें खर्च होगा, यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। जैसे अगर मैं ये बल्ब कंडक्टिव सर्किट है, इसको जो बिजली दूंगा 90 से 95%, इसके बदले आपको वो क्या देगा, लाइट। स्पीकर, उसको मैं जो जब लाइट दूंगा तो 90 to 95% क्या देगा आपको, साउंड एनर्जी है। टीवी, टीवी को जब मैं बिजली दूंगा तो 90 to 95% आपको 2 एनर्जी देगा, एक साउंड एक लाइट, लाइट एंड साउंड एनर्जी। ठीक है, लाइट जो आप देख रहे हो और साउंड जो आप सुन रहे हो, टीवी यही तो करता है। लेकिन 5 से 10% का भी टीवी के पीछे छुप के देखो, गर्म भी तो 5 से 10% एनर्जी किसमें जा रही है, हीट में। तो टीवी वगैरह जो है आपके, टीवी हुआ, बल्ब हुआ, ये सब आपके किस तरीके की चीजें हैं, ये सब आपकी कंडक्टिव सर्किट्स के पार्ट है। फिर आता है इंडक्टिव। इंडक्टिव आपके घर में हर वो चीज जो बिजली से चलती है और घूमती है, पंखा, सब बैटरी हो, क्या है आपका पंखा। इंडक्टिव, तो इंडक्टिव लोड्स क्या होते हैं, जो बिजली से चलते हैं और गोल गोल घूमते हैं, पंखा, कूलर, मिक्सी और मिक्सचर। ठीक है, इसके बाद आते हैं रेजिस्टिव सर्किट्स। रेजिस्टिव सर्किट्स जनरली, प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स क्या होते हैं, जो पूरी तरीके से रेजिस्टेंस से बने होते हैं या रजिस्टर्स से बने होते हैं, उनको अपन रेजिस्टिव सर्किट्स बोलते हैं। और रेजिस्टिव सर्किट्स का क्या हाल है कि भाई, रेजिस्टिव सर्किट ऐसे होते हैं कि इनको जितनी बिजली दोगे उसका 90 से 95% जो है वो हीट एनर्जी बनाने में एक्सपेंड कर देते हैं, और 5% वो एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? रेजिस्टिव लोड्स या रेजिस्टिव सर्किट्स, आपके रेजिस्टिव सर्किट्स वो होते हैं, इनको जो आप बिजली देते हो ना, उसका 90 से 95% ये किसमें चेंज करते हैं, डायरेक्टली हीट में। किसमें चेंज करते हैं, हीट में, और बचा हुआ वो वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिक आयरन गीजर टोस्टर, इनको जितना भी करंट दिया जाता है उसका 90 to 95% हीट प्रोड्यूस कर देते हैं। उस करंट से क्या करते हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं उसको। क्लियर होगी बात? ठीक है, इसीलिए अपन जो भी हीटिंग डिवाइस होते हैं वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव एलिमेंट से बनाते हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स अपन उसकी बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ लोड्स कह लो, लोड्स, इलेक्ट्रिक लोड्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लोड्स।
लोड समझते हो? लोड कुछ नहीं है एक्चुअल में। देखो, लोड का मतलब है डिवाइस। लोड का मतलब क्या है? डिवाइस। पंखा डिवाइस है, बल्ब डिवाइस है, कूलर, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, सब कुछ डिवाइस है। जो बिजली से चले वो इलेक्ट्रिक लोड है। कि बिजली के ऊपर बोझ है वो। बिजली बह रही है, उसमें आपने बीच में उसके रास्ते को रोक दिया है, कुछ खा गया ये, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं लोड। चलो, वो तो चलता ही नहीं है। कंडक्टिव सर्किट, पहले तो कंडक्टिव लोड्स हैं। कंडक्टिव लोड्स, कंडक्टिव लोड्स, और एक है रेजिस्टिव लोड्स। रेजिस्टिव लोड्स, कंडक्टिव लोड्स की बात करें तो ये वो सर्किट्स हैं जो टोटली कंडक्टर से बने होते हैं, ठीक है। सर्किट्स भी कह सकते हैं। तो द सर्किट्स which are made up of कंडक्टर्स ओनली, जिनमें कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन कोई प्योरली कंडक्टर होता ही नहीं। प्योर कंडक्टर तो कोई चीज होती है, अगर प्योर कंडक्टर होता ना तो हीट ही नहीं निकलती। हीट ही नहीं निकलती, थोड़ी बहुत तो हीट निकलेगी निकलेगी, है ना। प्योर कंडक्टर बना ही नहीं सकते अपन। जिस दिन प्योर कंडक्टर बना लिया, बिजली का बिल सिर्फ 10% आएगा। जो आज अगर 4000 का आ रहा है तो सिर्फ 40%, ठीक है, 40 रुपए। तो हाँ 400, सॉरी 400। तो देखो 400। और रेजिस्टिव सर्किट्स क्या हैं? द सर्किट्स which are purely made up of रजिस्टर्स ओनली, जो पूरी तरीके से किससे बनते हैं? रजिस्टर्स से बनते हैं, ठीक है। विच आर प्योरली मेड अप ऑफ रजिस्टर्स ओनली। अब दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस कि भैया इनको कंडक्टिव सर्किट्स या लोड्स को जितना करंट दोगे 90 to 95% यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड to conduct to such loads, अगर हम ऐसे लोड्स को जो इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, gets converted into usable form of energy, बहुत कम एनर्जी वेस्ट होती है कंडक्टर में। यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, और कितना परसेंट? 90 to 95% किसमें यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? बहुत कम होती है। एंड द रिमेनिंग 5 to 10% gets converted into, किसमें चेंज होती है? gets converted into heat, बची हुई हीट में चेंज हो जाती है। अच्छा, इधर दूसरा एग्जांपल क्या है कि द इलेक्ट्रिक एनर्जी supplied gets converted into heat energy, इसमें जितनी भी बिजली देते हो सबकी सब हीट में कन्वर्ट हो जाती है। बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रिक आयरन बोलते हैं। तो when the supplied electrical energy gets converted नहीं, dissipated लिखूंगा। dissipated मतलब यूज होना, ठीक है। dissipated in the form of, dissipated जनरली खर्च होना, in the form of heat energy, नहीं पेस्ट नहीं हुई है वो,
कंटिन्यूअसली, वेस्ट तो टीबी में हो रही है, कंटिन्यूअसली सच इफेक्ट इज known as heating effect of electric current. Heating effect of electric current. इस इफेक्ट को अपन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. अब this effect is utilized in devices such as electric heater, electric geyser, etc. तो अब हीटिंग इफेक्ट की डेरिवेशन करते टाइम कुछ बातें आपको ध्यान देनी है कि भाई कि आपको मान लेना है कि आप कितना करंट दोगे. आई करंट देते हो सर्किट में. करंट किससे डिनोट करते हैं? आई से. तो मैंने माना कि भाई एक रजिस्टर जिसकी वैल्यू आर थी, एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना था? आर, उसको करंट दिया. और कितना करंट दिया? आई करंट दिया. कितना करंट दिया? आई. और ये भी माना कि एक कंडक्टर या रजिस्टर है. जैसे मान लो, सपोज करो कि मैं कंसीडर कर लेता हूं कि मेरे पास ना बेटा ये एक रजिस्टर है, ये मेरा रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है? आर. ठीक है. अब इस रजिस्टर को मैंने क्या किया? हाँ भाई, तो अपन क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे डेरिवेशन कर लेते हैं कि मैंने क्या कहा कि मान लेते हैं कि ये रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है? आर. और इसको मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी वैल्यू, ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर एक इलेक्ट्रिक सोर्स जो कि जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है भाई एक नॉर्मल सा बेसिक सर्किट बनाया. ठीक है. इसका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस आर है, इसमें करंट आई बह रहा है और ये कितने पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट है? वी से. मतलब इस पॉजिटिव वाले टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? वी. समझ में आ गई बात? तो आपको ये भी पता है कि क्या करना पड़ेगा. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है. मतलब एक टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक चार्ज ले जाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा. इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे बहुत सारे चार्जेस हैं. उस पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस को नेगेटिव टर्मिनल तक या फिर किसी भी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्जेस को पहुंचाने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा. यूं तो नहीं पहुंच जाएंगे. तो मान लिया कि जो वर्क डन है वो कितना है? W. वर्क डन है कितना है? W. तो देखो भाई डेरिवेशन क्या आती है कि देखो मैंने माना कि लेट करंट I फ्लो थ्रू a resistor. Let current I flow through a resistor of resistance R. ठीक है. Let voltage across it be V. इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है? V. और let T be the time during which a charge Q flows through the circuit. ठीक है. और मैंने क्या बोला कि इस सर्किट में Q नाम का एक चार्ज, Q मैग्नीट्यूड का एक चार्ज फ्लो कर रहा है. कितने टाइम तक के लिए फ्लो कर रहा है? T तक के लिए. तो द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट. क्या? करंट. तो लेकिन ये चार्ज यूं ही नहीं बहेगा, आपको कुछ काम करना पड़ेगा. और वो काम जो है यानी वर्क, उसको अपन W मान रहे हैं. कितना मान रहे हैं? W. So the work done to move work done यानी इसे W से डिनोट करेंगे. to move a charge from
1.2 अदर इज W और जो कि इक्वल होगा VQ के। किसके बराबर होगा? VQ के। आपको पता है ना, पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस में जब मैंने पढ़ाया था, वर्क डन इज इक्वल टू VQ होता है ना, ठीक है। V इज इक्वल टू W अपन में Q होता है, तो W क्या हो जाएगा? VQ। W कितना हो जाएगा? VQ। तो आपको एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? VQ। कितना काम करना पड़ेगा? VQ। अगर यही VQ मैं T मिनट तक या T सेकंड तक करूं, कितने सेकंड तक करूं? T सेकंड तक, तो देखो क्या होगा। आपने ये कहीं पढ़ा है कि वर्क पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी, और वर्क को अपन एनर्जी भी बोल देते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वर्क या एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं अपन? पावर बोलते हैं ना, ये बोलते हैं, सबको पता है ना। और इसको अपन किससे डिनोट करते थे? P से। किससे डिनोट करते थे बेटा? P से। तो एक देखो कि अगर मैं बात करूं कि जो मेरा पावर है, पावर यानी P, वो किसके बराबर होगा? वर्क W अपॉन T। तो मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू VQ बाई T इज इक्वल टू W की वैल्यू क्या है? W की वैल्यू क्या है? VQ। तो जहां W था वहां VQ रख दिया, SW इज इक्वल टू VQ था। अच्छा, और हमें ये एक बात और पता है कि Q बाई T क्या होता है? Q बाई T क्या होता है? करंट। एस Q बाई T इक्वल टू I। ठीक है, तो हमारा जो पावर है वो क्या होता है? इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। पावर जो है वो क्या होता है आपका? प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, आपकी पावर जो है वो क्या है? इट्स द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। पावर जो है वो वोल्टेज और करंट का एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, नथिंग एल्स। इफ मैं कहूं कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, तो अगर मैं यहां से एनर्जी की वैल्यू निकालूं तो P इंटू टी, पावर इंटू टाइम क्या आ जाएगा? एनर्जी। पावर इंटू टाइम क्या आ जाएगा? एनर्जी। बात समझ में आ रही है? और देखो, तो मेरा E इक्वल टू क्या है बेटा? P इंटू टी, और अभी अभी हमने P की वैल्यू निकाली थी VI। P की वैल्यू क्या है? VI। तो E इक्वल टू हो जाएगा, P की जगह क्या रख देंगे? VIT। और आपको पता है कि अगर आप किसी चीज को किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को एनर्जी देते हो, क्या देते हो? एनर्जी, तो हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? हीट जनरेट होती है। तो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म की ले ली हमने? हीट एनर्जी मान लिया कि let the energy produced, let the heat energy produced be H ले लिया। कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है? H। तो E की जगह अपन क्या रख देंगे इस बार? H। E की जगह क्या रख देंगे बेटा? H। क्योंकि एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी हो रही है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो E की जगह H कर दिया, क्योंकि जो एनर्जी है वो हीट है। इक्वल टू VIT होगा। क्या होगा? H इज इक्वल टू हीट एनर्जी प्रोड्यूस इज इक्वल टू क्या होगा? VIT। और आपको ओम्स लॉ पता है? फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हमें एक चीज पता है बेटा, क्या? कि हमारा V इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू क्या होता है बच्चों? IR। तो H इज इक्वल टू, तो ठीक है, V जहां था ना, V उसकी जगह हमने क्या रख दिया? IR। इस V की जगह क्या रख दिया? IR, और इंटू IT। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RT। H इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा I स्क्वायर RT। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो 10 for a STD current I, 10 for a STD current I, the amount of heat
यानी H प्रोड्यूस्ड इन टाइम T, ठीक है, इन टाइम T दैट इज H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I स्क्वायर RT, और ये H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT ही आपका ओम्स लॉ कहलाता है। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT आपका जूल्स लॉ है, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT को ही अपन क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। The above equation is called Joule's law of heating। जो आपकी ऊपर वाली इक्वेशन है वो क्या है बेटा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अच्छा, अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता क्या है, तो देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग states that जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है, जो हीट हीटिंग की द हीट प्रोड्यूस्ड in a resistor is the heat produced in a resistor is, पहले तो is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट सप्लाइड, that is H is directly proportional to I स्क्वायर। H किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली I स्क्वायर के। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो दूसरे किस चीज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कह लो या रजिस्टर कह लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट, दैट इज, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और तीसरा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम T, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर द टाइम T फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर, फॉर विच the current flows through the circuit, that is, इसका मतलब ये है कि जो हीट प्रोड्यूस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, T के। सो दिस इज योर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिसका यूज किया जाता है आपके गीजर में, टोस्टर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, ठीक है, जिस भी चीज से बहुत ज्यादा गर्मी मिलती है बिजली लेकर, वहां सभी कौन सा लॉ यूज होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है।